चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग भी और फिर एक सिलेबस ओवरव्यू ना, ठीक है। और आप लोग 2026 में ना, अच्छा ये मीरब आप थोड़ा सा वो मीरब के नाम से एंटर हुए हैं कोई? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा बस एक सेकंड, ये ओपन हो जाए। अच्छा, ओवरव्यू ओवरव्यू में दे रहा हूँ। रिमेम्बर 2026 वाला मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, सिलेबस। तो most of the things are the same, ठीक है। Very little change is going to be expected, ठीक है। This is the overall overview of the syllabus, ठीक है, which is कि you've got states of matter, ठीक है, जिसके अंदर diffusion etc all of that comes in. अच्छा, then you have atoms, elements and compounds. इसके अंदर ये metallic bonding, covalent bonding, ionic, ठीक है, giant covalent structures, diamond, graphite etc, formulas etc, ठीक है, equations, all of that, a lot of that, balancing equations, all of that comes in the second chapter. As I say, you've got moles and stoichiometry, the electrolysis. Electrolysis में वो साथ जाता है, purification of copper, electroplating, electrolysis of aqueous solutions, of molten compounds, ठीक है, chemical energetics, exothermic, endothermic, ठीक है, chemical reactions, इसमें you have a rate of reaction, you've got redox, और एक और है which is chemical equilibrium, ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, अब जरा ये सारी चीजें आप लोग वैसे क्लास में कर चुके हो, ठीक है, एक से बाद से। जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, और मैं बता भी दूंगा डिटेल में कि विच वंस आर डिफिकल्ट टॉपिक्स। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स में वो सारा फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी टेबल, आयोनिक इक्वेशंस, ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू एसिड बेसिस सॉल्ट्स, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना? हेलो जरार, इबाद, आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर जी। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिर यू गॉट द पीरियोडिक टेबल, इसमें वो कलर्स वगैरह वो सारी चीजें हैं। ग्रुप 7 इसमें ट्रांजिशन मेटल्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ठीक है, वो सारा मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑल ऑफ दैट कम्स इन मेटल्स। केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में सिर्फ वो है कि पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन, उस तरह की चीजें। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, केमिकल एनालिसिस, ये वो कैटायंस एनायंस के टेस्ट वगैरह, ठीक है, बीकर क्या करता है, टेस्ट ट्यूब क्या करती है, वो सारी चीजें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करूँ, इंपॉर्टेंट कौन से हैं जो कि डिफिकल्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नंबर 1 इज स्टोइशियोमेट्री, मोल्स इन स्टोइशियोमेट्री। इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जो बड़े टॉपिक्स हैं। अच्छा, इक्विलिब्रिया, इसके अंदर थोड़ी डिटेल्स आ रहे हैं, खासतौर पे 2 प्रोसेसेस हैं व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अच्छा, देन यू हैव एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक।
प्योर टेबल छोटा सा है, मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज उसके अंदर काफी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये मेजर टॉपिक्स। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये जो पहला वाला है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी डिफ्यूजन एक्सेट्रा इजी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनिक कंपाउंड्स वो भी रिलेटिवली इजी है, ठीक है। एनर्जेटिक्स बहुत इजी है ये वाला। रेट, रीडॉक्स काफी हद तक इजी है। प्योर टेबल में खास चीजें नहीं है। केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट्स आल्सो इजी, ठीक है। तो मेनली आपने ना इन 5 टॉपिक्स के ऊपर ना यू हैव टू फोकस। और उसमें जो सबसे डिफिकल्ट है ना, सबसे डिफिकल्ट, जिसके अंदर आप एंड तक प्रॉब्ली लोग स्ट्रगल करते हैं, दैट्स एसिड बेसिस सॉल्ट्स, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज में आ रहा होगा। अच्छा, डिटेल तो है उसकी, वो आगे सारी लिखी हुई है, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पेपर्स का। एक तो ये कि पेपर्स के अंदर ना आपको करना है कि पेपर 2 करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 45 मिनट्स के अंदर। एमसीक्यूज नॉर्मली आईजीसीएसई में इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। पेपर 4 जो 80 मार्क्स का है ना, एक्सटेंडेड, वो बेसिकली ना असल पेपर है जिसके अंदर आप मार्क्स लूज करोगे। और एमसीक्यूज नॉर्मली ना आसान ही होते हैं, एमसीक्यूज का इतना इशू नहीं होता। जो ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं ना, वो इस वाले में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, पेपर 4 के अंदर। और फिर ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल जो है ना, ये वाला एटीपी जो है, ये मोस्टली इजी है, मोस्टली बहुत इजी है। इसके अंदर सिर्फ एक जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो मुश्किल होता है, जिसके अंदर वो आपसे ना डिटेल में ना किसी एक्सपेरिमेंट का पूछते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन को छोड़ के ना द रेस्ट इज काइंड ऑफ सिंपल, ठीक है। ये सब क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये जरा आवाज बहुत कम आ रही है। खैर, ये तो वैसे ही वो, इस सब का आपका आपका कुछ लेना देना नहीं है, उसको छोड़ ही दो। अच्छा, जो डिटेल के अंदर ना, ये हम साइड पे खोल लेते हैं। और इसी को देख के ना हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट स्टेट ऑफ मैटर से, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करें, स्टेट ऑफ मैटर थोड़ा इजी है, लेकिन उसके अंदर जो मेन इशू है ना, वो जो वर्ड्स आप यूज करोगे उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जो बातें आप लिखोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। तो वी गोना स्टार्ट विद स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये नोट्स वगैरह भी ना सारे मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में है कि अच्छा, नंबर 1 तो वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, और ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। वो क्विकली कर लेते हैं। सॉलिड्स का क्या होता है, टाइटली पैक्ड, अगर ड्रॉ करने को कहेंगे तो आपने, अच्छा मैं सॉलिड्स की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। अच्छा, नंबर 1 है कि वो रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें क्या, टाइटली पैक्ड, नो गैप्स। तो क्वेश्चन के अंदर ना बेसिकली आपने फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो अरेंजमेंट की बात करें, आपको भी रेगुलर अरेंजमेंट है, लैटिस स्ट्रक्चर है और टाइटली पैक्ड है और कोई गैप्स नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी? वो होगी कि पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजिशन या टू एंड फ्रो। अच्छा, उसके अलावा क्या है इसमें सॉलिड्स में? वो ये कि फिक्स शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम। तो अच्छा, ज़रार और बाकी सारे कोई और चीज़ तो मिस नहीं कर रहा मैं इसमें। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स, अगर वो अरेंजमेंट पूछेगा आपने क्या लिखना है? इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, यानी लैटिस स्ट्रक्चर नहीं है इसका। और थोड़े लूजली पैक्ड होंगे और स्मॉल गैप्स होंगे। अच्छा, फोर्स अट्रैक्शन क्या होगी? वीक होगी या रिलेटिवली वीक। इतनी भी वीक नहीं होगी, पार्टिकल्स अभी भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो दे आर रिलेटिवली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी? वो अब वाइब्रेट नहीं करेंगे, दे विल स्लिप एंड स्लाइड। तो पार्टिकल्स स्लिप एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, फ्रीली अभी भी मूव नहीं कर रहे। और आखिरी बात है कि भी उनका उनका फिक्स्ड वॉल्यूम या फिक्स शेप है, तो वॉल्यूम उनका फिक्स्ड है। अच्छा, लेकिन नो फिक्स्ड शेप। अच्छा, और फिर क्विकली गैसेस पे आ जाते हैं। गैसेस अगर वो ड्रॉ करने को कहेगा तो गैसेस के अंदर पार्टिकल्स होंगे वो सेकंड। अच्छा, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, वो फ्री मूव कर रहे होंगे, तो उनकी भी अरेंजमेंट अगर कोई पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? इरेगुलर, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और लूजली पैक नहीं होंगे, फार अपार्ट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? वेरी वीक। अच्छा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। ये नहीं कि एक दूसरे के पास स्लिप एंड स्लाइड करें, फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। और प्लस उनकी जो मूवमेंट होगी ना वो वेरी फास्ट होगी। अच्छा, तीसरी चीज, भाई आखिरी चीज, नो फिक्स शेप और फिक्स्ड। वन सेकेंड सर।
ठीक है, ना तो उतनी फिक्स शेप है, नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। तो ये गैसेस का है। और इसमें ये भी याद रखें कि इनकी दिस इज लो kinetic energy particles move कर ही रहे, and this one has very high kinetic energy, particles are moving very fast. अच्छा, अब ये गैसेस के ऊपर ना, वो खास तौर पे गैसेस के ऊपर ना वो बहुत सारी चीजें आपसे कहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, इतना कोई बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन रिमेम्बर लोग मार्क्स यूज करते हैं बेसिक चीजों के ऊपर। ये जो वर्डिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चन में कौन सी बात लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सही बात एग्जैक्टली लिख नहीं पाते कि, और स्टोरीज लिखना शुरू कर देते हैं इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो ये कि गैसेस के ऊपर ना कमेंट्स के, लेट्स से हाउ डू गैसेस exert pressure. तो कैनेटिक पार्टिकल थ्योरी से ना आपको अभी ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी है ना, इससे हमें बहुत सारी चीजें ना एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। तो हाउ डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे भी अगर इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, अच्छा अब अगर आपके पास, अच्छा अब अगर गैस के पार्टिकल्स हैं आपके पास चार, तो व्हाई आर दे एक्सर्टिंग प्रेशर? तो उसका सिंपल आंसर होगा कि, अब रिमेंबर कैनेटिक पार्टिकल थ्योरी की जो डिस्क्रिप्शन है वो यूज करके आपने आंसर करना है। तो पहले तो आप बताओगे कि जी गैसेस के अंदर ना पार्टिकल्स जो है, तो गैस पार्टिकल्स, अच्छा एक ना वो, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर ना, वो मैं ऐड कर दूं, और दो पहले भी मूव की हुई है। लिक्विड में पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो रैंडम एंड स्लो होती है पास्ट ईच अदर, और इधर हम लिख देते हैं रैंडम एंड फास्ट, ठीक है। अच्छा तो इसमें लिखना है गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, दे मूविंग रैंडमली एंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस, और क्यों मूव करिए? एज दे हैव वेरी वीक, यानी कोई किसी को रोक नहीं रहा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, दे आर वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा फिर क्या होता है कि these particles they go and collide with the walls of the container, अच्छा they collide randomly with walls of the container and exert a force. अच्छा they exert a force on the walls equally on all sides. तो आखिरी बात होती है प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, तो हेंस
pressure is exerted. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि वो बहुत सारी बातें ना आपसे पूछेगा और वो पूछेगा कि भी इसको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर। तो आपने ना वो जो वर्डिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी तरह वो ये कह सकता है कि वो कहता है कंटेनर का जो टेम्परेचर ना वो बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर increases pressure. तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि आपने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यूज करनी है कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर तो इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और उससे क्या होता है कि so as particles randomly collide with the walls of the container, so they would exert a greater force on the walls ठीक है, ये क्लियर है? ये Yes, बात sir. जरा तो इसी को ना आगे फिर उसके साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं कि वो फिर मेल्टिंग, चेंज ऑफ स्टेट, उनके ऊपर भी ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यूज करता रहेगा। ठीक है, तो उन सारे सिनेरियोस को भी ना डिस्कस कर लेते हैं। एक तो चेंज ऑफ स्टेट, उनको भी डिस्क्राइब करना पड़ता है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से अक्सर। तो पहले चेंज ऑफ स्टेट, कौन कौन सी चेंज ऑफ स्टेट है कि you've got सॉलिड्स, ठीक है, फिर you've got लिक्विड्स और तीसरा जो है वो गैसेस। अच्छा तो सॉलिड से लिक्विड इज ऑब्वियसली मेल्टिंग। अच्छा फिर आपके पास लिक्विड टू गैस है, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली है। अच्छा ये जो है दिस इज बॉइलिंग और इवेपोरेशन में भी सेम होता है। अच्छा सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, अच्छा फिर सेम चीज वापस भी है। लिक्विड टू सॉलिड दैट्स कंडेंसेशन। ये देख लेना मैं कोई गलत ना नहीं इसको। अच्छा गैस टू, ये मैंने गलत ही लिखा था वैसे। फ्रीजिंग नहीं होगा? हाँ ना मैं इससे कह रहा था, ये वाला फ्रीजिंग है। अच्छा ये वाला जो है दिस इज कंडेंसेशन। और आखिरी जो है ना वो थोड़ा कम यूज होता है लेकिन गैस टू
सॉलिड जो है अच्छा गैस टू सॉलिड जो है ना वो है डेपोजिशन। ये इसको ना सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अच्छा क्या ये सारी आपकी ना चेंज ऑफ स्टेट है। एनर्जी किस किस में चाहिए? मेल्ट करने में एनर्जी चाहिए होती है, प्लस एनर्जी, ठीक है। पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना वो एनर्जी गेन करके लिक्विड पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में आपको एनर्जी चाहिए। बॉइलिंग इवेपोरेशन में भी पार्टिकल्स वुड बी गेनिंग एनर्जी। सब्लिमेशन में भी पार्टिकल्स आर गेनिंग एनर्जी। और फिर एनर्जी लूज कब कर रहे होते हैं? जब वो फ्रीज कर रहा होता है, जब वो कंडेंस कर रहा होता है, तो पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। डेपोजिशन में भी पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर रहे होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कब पार्टिकल्स एनर्जी लूज करेंगे, कब पार्टिकल्स एनर्जी वो गेन करेंगे। अब इसमें ना चेंजेस ऑफ स्टेट, सबसे पहले तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन ना अगेन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी यूज करते हुए ना वो डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है ना वो दोनों एक ही स्टेट चेंज है, और वो स्टेट चेंज क्या है? लिक्विड टू गैस। और इवेपोरेशन जो है वो भी सेम है, लिक्विड टू। अच्छा बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली द सेम। फर्क ये है कि ये जो है ना, ये वाली जो चीज है ये फिक्स टेम्परेचर पे होती है। अच्छा एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होती है इसके जी लिए। ये इन दोनों के डिफरेंसेस आप लिखे हैं? हम्म। डिफरेंसेस लिखे हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के? हाँ मैं तो वो कह रहा हूँ कि जो कैनेटिक पार्टिकल थ्योरी है ना, कहाँ चला गया जी मत सर। के साथ। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये जो चेंजेस ऑफ स्टेट है इनको कैनेटिक पार्टिकल थ्योरी से ही फिर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और बॉइलिंग और इवेपोरेशन का थोड़ा सा डिफरेंस भी पता कर रहे हैं, ठीक है। वो ये कि बॉइलिंग में एनर्जी सोर्स चाहिए होती है बॉईल करने के लिए, और इसमें क्या होता है कि बॉइलिंग जो है ना हैपेंस थ्रू आउट द लिक्विड। ये नहीं होता कि थोड़ा सा लिक्विड बॉईल कर रहा है। अच्छा इवेपोरेशन ऑन द अदर हैंड क्या है कि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, और कोई एनर्जी सोर्स नहीं चाहिए। अच्छा ओनली हैपेंस एट द सरफेस। तो इट ओनली हैपेंस एट द सरफेस, और causes a cooling effect। अच्छा अब दोनों को ना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से ना एक्सप्लेन करना है, बॉइलिंग को भी और इवेपोरेशन को भी। तो बॉइलिंग का तो सिंपल है भाई, वो पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन करते हैं, वो जो सारी बातें हमने लिखी है ना, तो सिंपल है। अच्छा
सबसे पहले आप लिक्विड से स्टार्ट करोगे कि लिक्विड पार्टिकल्स have relatively strong attractive forces and particles can only slip and slide. अच्छा फिर क्या होता है? At a very fixed temperature, if energy is provided, तो क्या होता है? These particles gain kinetic energy. और फिर at a very fixed temperature, जिसको क्या कहते हैं? Boiling point. अच्छा, at a very fixed temperature, which is the boiling point, the particles have enough energy to break the intermolecular forces. तो रिमेम्बर हम वही बातें यूज करें जो हमने पहले शुरू में लिखी थी, तो हम प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बॉइलिंग को। ये चीज क्लियर है? जी सर। अच्छा, वो फिर ब्रेक कर लेते हैं, वो जो आपस में जुड़े हुए होते हैं लिक्विड के अंदर, पार्टिकल स्लिप एंड स्लाइड कर रहे होते हैं, वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, कि दे ब्रेक, ठीक है, दे ऑल ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and begin to move randomly and quickly in all in all directions. Moving far apart from each other. And changing into gas. ठीक है, तो रिमेम्बर ये वो एक्सप्रेस करने की बात है कि आप पेपर में एक्सप्रेस कैसा करोगे। बातें तो सिंपल सी हैं, लेकिन उसको जो डिस्क्राइब करना होता है ना, और उन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए वो प्रोसेस डिस्क्राइब करना, वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है? बॉइलिंग में हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं सारे, ये एनर्जी गेन कर रहे हैं, ये स्लिप एंड स्लाइड कर रहे हैं, इवेंचुअली वो इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो जो आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, उनको ब्रेक करके वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। दे स्टार्ट टू मूव फ्रीली और रैंडमली एंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। चलो, ये चीज क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अब एक काम करना है, ये होमवर्क है, अभी कोशिश करो, अभी कर लो और मुझे भेज दो कि इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना है,
kinetic particle theory से। ये अगर 5 मिनट में लिख के भेज दो ना कि इवेपोरेशन क्या होती है और पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है kinetic particle theory यूज करते हुए। सर एंड में क्या बोला आपने, वो आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। मैं क्या इवेपोरेशन नहीं है ये वाला पूरा इवेपोरेशन, जी सर। इसको kinetic particle theory यूज करते हुए ना एक्सप्लेन करो। ये मैं इधर KBD लिख रहा हूँ।